कथा संवेद 5। वैभव सिंह की कहानी मीना बाजार। टिप्पणी राकेश बिहारी की। विगत 2 दशकों से आलोचना के क्षेत्र में सक्रिय वैभव सिंह का जन्म 4 सितंबर 1974 को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ। इतिहास और राष्ट्रवाद, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता, शताब्दी का प्रतिपक्ष, भारत एक आत्मसंघर्ष तथा कहानी, विचारधारा और यथार्थ इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। टेरी ईगल्टन और पवन वर्मा की किताबों के हिंदी अनुवाद के अतिरिक्त वैभव सिंह ने कुछ पुस्तकों के संपादन भी किए हैं और कथा संवेद के इस अंक में पहली बार एक कहानीकार की तरह उपस्थित हो रहे हैं। संसाधनों के इष्टतम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सिद्धांत नव उदारवादी प्रबंधन नीतियों के साथ मिलकर जिस तरह अमानवीय होने की हद तक मनुष्यों का दोहन करता है, उसके कई उदाहरण भूमंडलोत्तर समय में आसानी से देखे जा सकते हैं। सुविधाजनक और परिष्कृत प्रौद्योगिकियों के आवरण में लिपटी नियंत्रण की तथा कथित आधुनिक प्रणालियां जिस चालाकी से वैयक्तिक स्वतंत्रता और सांस्थानिक स्वायत्तता की सीमाओं का अतिक्रमण करती हैं, उसका सीधा शिकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति सबसे पहले होता है। वैभव सिंह की कहानी मीना बाजार के हरेंद्र बाबू की विडंबनात्मक हरकतों में प्रबंधन द्वारा आरोपित अमानवीय कार्य संस्कृति से उत्पन्न तनावों को बहुत बारीकी से महसूस किया जा सकता है। मनुष्य और संवेदनाओं के मशीनीकरण से भी 2 कदम आगे उनके प्रस्तरीकरण की जटिल प्रक्रिया को यह कहानी जिस कलात्मक मितव्ययिता और कहन की रोचक सहजता के साथ प्रस्तुत करती है, वह इधर की कहानियों में इसे विशिष्ट बनाता है। उत्पादों के प्रदर्शन हेतु उपयोग किए जाने वाले बेजान बुतों को यह कहानी मनुष्य की भीतरी कुंठा और संवेदनाओं के प्रस्तरीकरण के दोहरे प्रतीक की तरह खड़ा करती है। कथा संरचना के अवयव किस तरह कहानी की अंतर्वस्तु, परिवेश और पात्रों के सूक्ष्मतम व्यवहारों में घुले मिले होते हैं, उसे समझने के लिए इस कहानी में डूबना किसी रचनात्मक कार्यशाला का हिस्सा होने जैसा है। तो आइए सुनते हैं सुपरिचित आलोचक वैभव सिंह से उनकी पहली कहानी मीना बाजार। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो साहस कर रहा हूँ, कहानी को लिखने का भी तो साहस किया है और उसका पाठ भी करने जा रहा हूँ। हमारे मित्र हैं राकेश बिहारी जी और उनके हुक्म से, उनका हुक्म था कि मैं इस कहानी का पाठ करूँ। वे हुक्म देने के पुराने शौकीन हैं, तो उनके हुक्म को मानते हुए मैं इस कहानी का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है मीना बाजार। उस दुकान का नाम मीना बाजार था और उसके बाहर से ही रंग बिरंगी साड़ियों की दुनिया दिखाई देती थी। दुकान के बाहर बहुत हसीन और पतली सुकोमल औरतों के बुत खड़े रहते थे, जिनके बदन पर बहुत सुंदर साड़ियाँ सजी रहती थी। देखने वाले को समझ नहीं आता था कि वह उन हसीन बुतों को देख रहा है या फिर उनके निर्जीव लेकिन सुडौल बदन पर पहनाई गई साड़ियों को। निर्जीव औरतों को भी बड़ी होशियारी से ढाला गया था। समाज में इतनी सुडौल कायाएं भले ना हों, पर फैशन की दुनिया में उनका होना ज़रूरी था। उस दुकान के सामने से गुजरने वाली लड़कियों, औरतों को वे किसी चुंबक की तरह अपने भीतर खींच लेती थी।
औरतें ना चाहकर भी कुछ साड़ियाँ उलट पलट कर चली आती थी। अक्सर ही दुकान में जितनी भीड़ दिखती थी उतनी साड़ियाँ नहीं बिकती थी। शहर में उन दिनों शॉपिंग की संस्कृति लोगों की खरीदारी की क्षमता से कहीं अधिक फल फूल रही थी। लोग बोरियत से बचने के लिए ताश, लूडो या अब तो मोबाइल गेम खेलने के बजाय दुकानों वाले इलाके में निकल आते थे। इससे कई बार दुकानदार परेशान भी रहते थे, पर उन्हें इसी भीड़ से कुछ ग्राहकों के निकल आने की भी उम्मीद रहती थी। इन्हीं में एक दुकान मीना बाजार में हरेंद्र बाबू काम करते हैं। उनकी उम्र 55 साल से थोड़ी अधिक या थोड़ी कम हो और वे काउंटर पर खड़े होकर कस्टमर्स को, जिनमें अधिकांशतः औरतें होती थीं, उन्हें साड़ियाँ दिखाते हैं। इस दुकान में काम करते करते वे धैर्य की जिंदा मिसाल बन चुके हैं और किसी को धैर्य नामक शब्द की मूर्ति गढ़नी हो तो वह शायद हरेंद्र बाबू से ही मिलती जुलती होगी। धैर्य की मूर्ति जैसे ही तटस्थ और खुद में सिमटे हुए। साड़ियाँ दिखाने का काम ही ऐसा है, 7 समंदर से भी गहरे धैर्य वाला। पर अपनी इस बाहरी छवि के विपरीत हरेंद्र बाबू खुद को भीतर ही भीतर बहुत बिखरा हुआ तथा लस्त-पस्त महसूस करते थे। कल ही उनकी पत्नी, जो घर में बैठे बैठे कभी कभार कुछ पास की किराने की दुकान के लिए पैकेट बनाने का काम करती थी, उनसे कह रही थी, तुम साड़ियाँ दिखाते दिखाते खुद एक साड़ी में बदल गए। तुम्हें पता भी नहीं लगता कि तुम्हें भी कितना खोला, पटका और तह लगाया जाता है, पर उफ भी नहीं करते। हरेंद्र बाबू को अपनी तुलना साड़ियों से करना विचित्र लगा, पर धीरे धीरे उन्हें लगा कि वे भी सचमुच साड़ियों के बीच रहते रहते किसी जॉर्जेट शिफॉन की साड़ी जैसे होते जा रहे हैं। उन्हें भी खुद को कितनी बार तह लगाकर संभालना पड़ता है, वरना उनका मन भी तो कितनी ही बार खुलकर बिखर जाता है। पति की तुलना साड़ियों से कर उनकी पत्नी हंसती थी। हरेंद्र बाबू की खुशकिस्मती थी कि उनकी बीवी जिंदगी की लाख मुसीबतों के बावजूद हंसमुख थी। वह अक्सर कहती थी कि यह हंसमुखपन की आदत उसे अपनी बुआ से मिली है, जो जब भी घर आती थी तो घर भर में चहचहाती फिरती थी। हालांकि उनके पति चिड़चिड़े थे और अक्सर घर से गायब रहते थे, पर उनकी हंसी पर कभी फर्क नहीं पड़ा। उसे उन बुआ के कानों की बालियां और उनकी हंसी दोनों इतनी पसंद थी कि वह चाहती थी कि वह भी उन्हीं की जैसी हो जाए। बाद में उनका ट्रांसफर कहीं दूर हो गया और वे हमेशा के लिए चली गई, पर उनकी याद उसे अब भी आती है। उनकी याद में जीते जीते भी वह बुआ जैसी ही बनती रही धीरे धीरे। पर उधर हरेंद्र बाबू की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। वे जिस दुकान में पिछले 27 बरस से काम कर रहे थे, उसका मालिक 3 साल पहले मर गया था। मालिक पुराने जमाने का सुस्त, आराम से चलने वाला आदमी था। उसमें एक ही बुराई थी कि वह दुकान बंद करने के बाद दुकान में बैठकर शराब पीता था और औरतों के बारे में बहुत अश्लील बातें किया करता था, जिसमें हरेंद्र बाबू को भी शामिल कर लेता था। पर अच्छी आदत यह थी कि वह शराब के नशे के अलावा बाकी समय दुनिया का सबसे सज्जन और शरीफ इंसान नजर आता था। वह समाज के उन शरीफों जैसा शरीफ था जो खुराफात का सुरक्षित मौका मिलने के अलावा कभी अपनी शराफत पर आंच नहीं आने देते हैं। अपनी शराफत को खूबसूरत गुलदस्ते की तरह कमरे में सजा कर रखते हैं। मालिक की मौत के बाद हरेंद्र बाबू की आंखों के सामने दुकान में बहुत सारे बदलाव होने लगे थे। मालिक का बेटा अब नए जमाने के हिसाब से दुकान को चलाना चाहता था। उसने दुकान में लाखों रुपए लगाकर उसे ठीक कराया, लकड़ी का भारी काम कराया और दुकान के आगे खूबसूरत जिस्म वाली औरतों के बुत लाकर रख दिए।
उन बुतों की साड़ियाँ रोज बदलने और उन्हें सजाने संवारने का काम करने के लिए उसने एक अलग से आदमी भी रख लिया था। वह आदमी रोजाना उन पर साड़ियाँ पहनाने के नाम पर उन्हें निर्वस्त्र करने का आनंद लेता है या फिर सचमुच साड़ियाँ पहनाता है, यह अभी तक समझ में नहीं आया था। 6 महीने पहले अचानक ही दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगने लग गए। हरेंद्र बाबू और दुकान के बाकी 12 कर्मचारी घबरा गए। दुकान के सबसे पुराने कर्मचारी थे राजेंद्र शर्मा जी। लगभग 35 साल से लगे हुए थे यहीं। वे पंजाब के एक छोटे से कस्बे से भागकर आए थे और एक बार आए तो यहीं के होकर रह गए। उन्होंने मजाक में कह दिया, ये कैमरे हमारा काम खराब ज़्यादा करेंगे। हर वक्त सिर पर कोई चीज बिठाने से वैसे ही आदमी परेशान रहेगा। उनकी यह बात दुकान के नए मालिक को चुभ गई और लगभग डपटते हुए कहा, शर्मा जी जरा अपना ख्याल रखिए, चीज़ों में अड़ंगा डालने से आपका ही नुकसान है। उसके बाद बेचारे शर्मा जी ऐसे सकपकाए कि लगभग गूंगे हो गए। जो बातें पहले हंसकर आराम से कहते थे उन्हें भी अब इशारों में बताने लगे। पहले कोई चाय पीने के बारे में पूछता था तो जोर से गला साफ कर बोलते थे, अरे चाय पिए बगैर काम चलता है कोई। लेकिन अब वे चोर नजरों से अगल बगल देखते हैं और फिर धीरे से सिर हिला देते हैं। अब नए मालिक प्रभास शर्मा ने, जो पुराने मृत मालिक का बड़ा बेटा था, उसने एक दिन बताया, अब से दुकान की हर चीज मेरी निगाह में रहेगी। मुझे नया वर्क कल्चर विकसित करना है ताकि दुकान में ग्राहकों को 100% संतुष्टि मिल सके। ये सब पुराने तरीके अब नए जमाने में नहीं चलेंगे। अब बहुत चुस्त दुरुस्त रहने का वक्त आ गया है। हरेंद्र बाबू पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि दुकान में सब बदल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही वे साड़ियों के काउंटर के स्टूल पर बैठकर फोन पर बात कर रहे थे तो नया मालिक आया और बोला, सुनिए हरेंद्र बाबू, आप फोन मत देखा कीजिए काम के समय। हरेंद्र बाबू ने उसे फटी फटी निगाहों से देखा। फिर चुप्पी साध गए। 27 साल के उन्हें कभी इस तरह की आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ा था। पुराने मालिक कभी चाय पीने या बाहर हवा खाने जाने पर भी कुछ नहीं बोलते थे। कभी कुछ कहना भी हुआ तो कहते थे, क्या हरेंद्र बाबू सब ठीक तो है? उनके इस वाक्य ठीक तो है को सब लोग हल्की फुल्की नाराजगी की तरह लेते थे। बाकी के कर्मचारी भी अब इसी तरह की रोक टोक के शिकार हो रहे थे। पुराने मालिक खुद भी कुर्सी पर बैठे रहते थे और अक्सर कहा करते थे, बरकत तो भगवान की देन है और भगवान उसी से खुश रहता है जो दूसरों को खुश रखता है। अगले दिन हरेंद्र बाबू दुकान में आए और अपने काउंटर पे गए और रोज की तरह काम करने लगे। साड़ियों को क्रम में लगाने, उनकी कीमतों वाली पर्ची को चेक करने तथा काउंटर को पोंछने के काम में जुटे रहे। तभी उनके पास प्रभास आया और बोला, हरेंद्र बाबू, अब से आप लोग तब तक स्टूल पे ना बैठा कीजिए जब तक दुकान में एक भी ग्राहक है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि काउंटर पर औरतें साड़ी देखें और आप लोग नीचे स्टूल पर बैठ जाएं। 55 साल की उम्र में उन्हें किसी 30 साल के नौजवान से इस सख्त लहजे में डांट सुनना अच्छा नहीं लगा, पर किसी कड़वी दवा की तरह गटक गए। उन्होंने जोर से अपने दाएं हाथ के अंगूठे को बाकी उंगलियों से मसला ताकि वे इस अपमान को बर्दाश्त कर सकें। फिर प्रभास ने उंगली दिखाकर कहा, वह देखिए सीसीटीवी पे लगा दिया है। अब तो मुझे सब दिखता रहता है कि कौन अपना काम अधिक ईमानदारी से कर रहा है। उसने ईमानदारी शब्द का ऐसे इस्तेमाल किया जैसे ईमानदारी का मतलब है मशीन बन जाना, या ईमानदारी का मतलब होता है काम करते करते सिर फोड़ लेना। यह नए जमाने की ईमानदारी थी जिसमें बेईमानी करना जायज़ था, पर किसी का खून निचोड़ लेना ईमानदारी थी। बड़ी बेईमानी करने के लिए बड़े ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी। हरेंद्र बाबू उन लोगों में थे जो दूसरों के लिए तो रास्ते में आए पत्थर को हटा सकते थे, पर खुद किसी पत्थर से चोट खाने पर दर्द सहना जानते थे।
दिन बीतते रहे और दुकान का हुलिया बदलता रहा। वह शायद मई का गर्मियों से भरा कोई दिन था, कोई ऐसा दिन जिसमें सब कुछ बहुत सामान्य होता है। न किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है, न कोई सरकार बनती या बिगड़ती है, और न टीवी पर भारत के महाशक्ति बन जाने का कोई नया दावा प्रस्तुत किया जा रहा होता है। वे चुपचाप नई आई साड़ियों की गिनती कर उन्हें सामने की अलमारी में सजाने में लगे हुए थे। अपना ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड शुगर लेवल उन्होंने इस बीच लाख चिंताओं के बावजूद नहीं चेक कराया था। दुकान में भीड़ बढ़ रही थी। त्योहारों का मौसम तो नहीं था, पर शादियों का मौसम चल रहा था। 3 औरतें दुकान में घुसी, जिनमें एक ने काला चश्मा लगा रखा था। हरेंद्र बाबू को कभी समझ नहीं आया कि खरीदारी करने वाली औरतें दुकान में भी काला चश्मा क्यों पहने रहती हैं। वे उनके काउंटर पर आकर दक्षिण भारत की प्रिंटेड किनारे वाली साड़ियों को दिखाने के लिए कहने लगे। हरेंद्र बाबू फुर्ती से साड़ियां उनके सामने फैलाने लगे। बीच बीच में ये नहीं वो वाली, वो वाली नहीं वो वाली, सारी बातें मानते हुए अपना काम करते रहे। उन औरतों ने लगभग 2 घंटे तक साड़ियां देखी और 3 साड़ियां पसंद कर बिल बनवाने चली गई। हरेंद्र बाबू बार बार साइड में रखे स्टूल को देख रहे थे और उन्हें इंतजार था कि कब औरतें जाएं और वे थोड़ा सा आराम कर लें। ऊपर सीसीटीवी उन्हें घूर रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनकी हर सांस को गिनकर मालिक के पास उसका हिसाब दे रहा है। उन्हें सीसीटीवी को फोड़ देने का मन किया, पर 27 साल की नौकरी की चिंता उनके साहस पर हावी हो गई। कस्टमर सामने के ऊंचे के सोफे पर बैठ सकता था, पर नए नियम के अनुसार हरेंद्र बाबू को उसकी इजाजत नहीं थी। लगभग 2 घंटे तक खड़े रहने के कारण उन्हें बेचैनी से हो रही थी। पैरों में भारीपन था, पर वे मन ही मन सोच रहे थे कि इन औरतों के जाते ही 10 मिनट तो बैठ सकेंगे। पर उनकी किस्मत, उन औरतों के जाने के बाद कुछ कस्टमर और पहुंच गए। उन्होंने फिर से मशीन की तरह उनके सामने साड़ियां उलटना पलटना शुरू कर दिया और उनकी कीमतें बताते रहे। अब जो महिला आई थी उसके साथ एक गुस्सैल सा आदमी था। वह अपने साथ की महिला को डांट कर कहता था, तुम्हें कुछ पसंद भी आता है? अभी 50 साड़ियां देखकर कहोगी कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया और चलो अब। हरेंद्र बाबू को हल्की सी हंसी आई। उन्हें लगा कि साड़ियां देखने के लिए कभी आदमियों को साथ नहीं लाना चाहिए। अब खड़े खड़े 2.5 घंटे बीत गए थे। सीसीटीवी खामोशी से उनकी हर हरकत को नोट कर रहा था, जैसे कोई जिंदा बम सिर पर लटका हो। उनका बैठने वाला स्टूल भी अब उनकी थकान देखकर थका हुआ सा लग रहा था। हरेंद्र बाबू को धैर्य रखना पड़ रहा था। उन्हें फिर पुराने मालिक की याद आई, जो रोज नहीं पर अक्सर पूछ लेते थे, कोई परेशानी तो नहीं है, घर में सब ठीक है? अब तो उन्हें लगा कि घर और परेशानी का हाल चाल उनसे किसी ने कई महीने से नहीं पूछा है। वे आते हैं, काम करते हैं, सीसीटीवी को मन ही मन गाली बकते हैं और चले जाते हैं। अनुशासन के शासन ने सारे कर्मचारियों की हंसी और हल्के फुल्के मजाक को भी छीन लिया है। अभी पिछले हफ्ते ही उनका बड़ा मन था कि वे दुकान के कैशियर वाले काउंटर पर बैठने वाली मिसेज निशा अवस्थी के पास जाएं और उनसे कहें, मैडम आपने लड़के की शादी कर दी और बताया तक नहीं। पर वे अपनी इच्छा को दबा गए, क्योंकि नए मालिक को पसंद नहीं था कि लोग किसी से बात करें, साथ में बैठें और बाहर भी किसी से मिले जुले। उसने ह्यूमन रिसोर्स की कोर्स में पढ़ा था कि इंसान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसे नया काम ही नहीं बल्कि पुराने काम को भी नए ढंग से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसलिए उन्होंने सीसीटीवी का पहरा पूरी दुकान पर बैठा दिया था, ताकि वे देख सकें कि पुराना कर्मचारी अपने पुराने काम को नए ढंग से कर रहा है या नहीं, वो नया ढंग जो उन्होंने सिखाया था। उधर हरेंद्र बाबू को सपने आते तो दिखता था कि वे किसी घाटी में उतर रहे हैं और आसमान पर बहुत सारे सीसीटीवी चीलों की तरह मंडरा रहे हैं और चीख रहे हैं।
वे दुकान में साड़ियाँ दिखाते हुए अक्सर बोलते थे, मैडम हम 27 बरस से यही काम कर रहे हैं, आप बेफिक्र होकर साड़ी ले जाओ, हम यहीं बैठे हैं। पर उन्होंने महसूस किया कि वे अपने इस तकिया कलाम नुमा वाक्य को कुछ महीनों से बोल ही नहीं पा रहे। पुराने मालिक के समय जो बातें वे खरीदारों के सामने गर्व से कहते थे, अब लगता है कि वही बात वे भूलते जा रहे हैं। अब उन्हें 27 बरस से काम करने की बात में तनिक भी गर्व नहीं महसूस होता था। लगभग 3.5 घंटे तक खड़े रहने के बाद उस दिन तो हरेंद्र बाबू थक कर ऐसा चूर हुए कि उन्हें लगा कि साड़ियाँ उड़ कर किसी समंदर में जा गिरी हैं और वे भी उन्हीं के साथ वहीं डूब रहे हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने मन में आते चक्कर, थकान और बेचैनी से खुद को संभाला, पर अंत में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। वे साड़ियाँ छोड़कर धम से स्टूल पर बैठ गए। अभी भी काउंटर पर कुछ औरतें थीं, पर वे टस से मस नहीं हुए। फिर सीसीटीवी पर उनकी निगाह गई तो बिजली की फुर्ती से उछलकर खड़े हो गए, जैसे करंट लग गया हो। फिर किसी तरह वे खड़े खड़े साड़ियाँ पलटते लगाते रहे, पर उनकी थकान बढ़ती रही। लोगों के आने जाने का तांता लगा था। वे मन ही मन प्रार्थना करते कि इस काउंटर पर किसी को मत भेजना, पर लोग आते जा रहे थे। अकस्मात उनके मुंह से अजीब से वाक्य निकलने लग गए। एक औरत से बोले, ये साड़ी तो 3000 की है, पर क्या हुआ, खरीदो या ना खरीदो, तुम्हारी मर्जी। औरत को अजीब लगा और वह उठकर चली गई। फिर उन्होंने दूसरी से कहा, ये वाली तो उड़ीसा सिल्क है, पर इधर की औरतों पर अच्छी नहीं लगेगी, क्या करना पहनकर इसे। वह औरत भी उन्हें कुछ देर देखती रही, फिर वह भी चली गई। फिर एक तीसरी औरत से कहा, साड़ी के तो जमाने चले गए, अब तो भागना दौड़ना है, पुराना फैशन है साड़ी पहनना। वह औरत भी यह कहकर चली गई, क्या बकवास करता है ये आदमी, लगता है मीना बाजार में लोग काम करना नहीं चाहते। हरेंद्र बाबू को खुद नहीं पता था कि वे क्यों और क्या बोल रहे हैं। वे सीसीटीवी की ओर देखकर सोचते कि वह यह भी तो नोट कर रहा होगा कि उनके काउंटर से सब ग्राहक भाग रहे हैं। पर उन्हें लगा कि वे अब जो सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो महसूस कर रहे हैं, उसमें सारा संबंध बिगड़ चुका है। उन्होंने एक साड़ी को उठाया और उसे तह लगाने की जगह जमीन पर फेंक दिया। उन्हें लगा कि उनका तरीका काम कर रहा है। अब काउंटर खाली हो गया है, वे अब बैठ सकेंगे। वे अब चकराते सिर को आराम दे सकेंगे और सीसीटीवी की निगाह में खुद को बेगुनाह साबित कर सकेंगे। पर उनकी बदकिस्मती से 4 औरतों का झुंड फिर उन्हीं के काउंटर की ओर बढ़ता नजर आया। सिल्क साड़ी दिखाने का उनका हुनर आज उन पर भारी पड़ रहा था। अब उनकी हिम्मत और जवाब दी गई। उन्होंने औरतों के आगे हाथ जोड़ लिया। मुंह से घिघियाई सी आवाज़ निकली, आप कहीं और जाओ, 15 मिनट दे दो, बस केवल 15 मिनट। उन औरतों को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। उधर हरेंद्र बाबू ने सीसीटीवी की ओर देखा और फिर घिघियाते हुए बोले, कुछ देर बैठ जाने दो, वरना आज ही मर जाऊंगा, बस कुछ देर वहां जाओ वहां जाओ। वे दूसरे काउंटर पर जाने का इशारा कर रहे थे। कहते कहते धड़ाम से वे जमीन पर गिर पड़े। सामने साड़ियाँ फैली थीं। स्टूल और सीसीटीवी उन्हें देखे जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि नया मालिक जोर से चिल्ला रहा है, कैसे कैसे लोग यहाँ भरे पड़े हैं, कोई काम तो करना ही नहीं चाहता। सबको आधे घंटे की खाने की छुट्टी देता हूँ, फिर भी सबको आराम करना है यहाँ। दुकान पर ताला नहीं लगने दूंगा, कल से सबकी छुट्टी। हरेंद्र बाबू जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांस ले रहे थे, पर दुकान का कोई व्यक्ति उनके पास दौड़कर नहीं आया। सब सीसीटीवी के डर से अपनी जगहों पर खड़े काम में मशगूल थे। हरेंद्र बाबू उठने की कोशिश कर रहे थे। बार बार उन्हें सीसीटीवी ही नजर आ रहा था। वे दुकान की मेज पकड़कर उठना चाह रहे थे, पर उन्हें लगा कि उनकी देह से सारा खून सूख चुका है, दिल जोर से धड़क रहा है, पैर सुन्न पड़ रहे हैं और आंखों के आगे एक धुंधलका सा फैलता जा रहा है। आज सामने की बुद्ध पर पीली साड़ी थी
कोने पर लगे आदमकद आईने में उसकी एक धुंधलाती सी तस्वीर कौंधी। उन्हें लगा कि वह बुद्ध हिली, पीछे मुड़कर देखा और अचानक ही जैसे उसकी पत्नी की में बदल गई और अब उन्हीं की तरफ चली आ रही। सीसीटीवी वैसे ही उन्हें घूरे जा रहा था। उनकी एक एक गतिविधि को दुकान का मालिक देख रहा था और उनके कानों में उनके ही कातर शब्द गूंज रहे थे, 27 बरस, 27 बरस। ये शब्द हवा में चिड़ियों की तरह उड़ते और कोई कैमरे की शक्ल वाला बाज उन्हें झपट जाता। तो ये कहानी इस बिंदु पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी मैंने लॉकडाउन पीरियड में मई के महीने में लिखी थी और जो हमारे समाज का सबसे साधारण वर्ग है, जो आम लोग हैं, दफ्तरों में काम करने वाले, दुकानों में काम करने वाले, उनके ऊपर किस तरह से एक बहुत ही एक अमानवीय निगरानी तंत्र का उनको शिकार बना दिया गया है। तरह तरह की तकनीक और सीसीटीवी के माध्यम से ये कहानी उस चिंता से प्रेरित होकर के लिखी गई है। मनुष्य की स्वतंत्रता कामकाज के स्थल पर भी नहीं छीनी जा सकती है। अगर स्वतंत्रता अगर एक लोकतांत्रिक अधिकार है तो उस लोकतांत्रिक अधिकार को कामकाज के स्थल पर भी नहीं छीना जाना चाहिए। किसी अध्यापक से उसके अपने क्लासरूम में वो कैसे पढ़ाता है, कैसे नहीं पढ़ाता है, ये उसका अधिकार होना चाहिए। लोग विभिन्न प्रकार के विभिन्न कामकाज के स्थलों पर कई नियमों के अधीन होते हैं, नियम जरूरी होते हैं, लेकिन उनको एक रोबोट, एक मशीन की तरह उनके साथ की तरह उनको देखना और उनको एक रोबोट और मशीन में बदलना एक पूरी अलग चीज़ होती है। यानी कि दफ्तरों, ऑफिसों के नियम एक अलग चीज़ है, लेकिन दफ्तरों और ऑफिसों में, दुकानों में मनुष्य को रोबोट और मशीन में बदलने का प्रयास वो पूरी तरह से एक अलग चीज़ है। तो ये कहानी एक प्रकार से इसी जो हमारे समाज में चारों ओर एक बढ़ता हुआ निगरानी तंत्र है, जो समाज का शक्तिशाली वर्ग है, वो तो हर तरह की आलोचना, हर तरह के सवाल, हर तरह की जांच पड़ताल से वो ऊपर हो चुका है। लेकिन जो समाज के साधारण लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारे पहरे बिठाए जा रहे हैं। उनको या तो उपेक्षित किया जा रहा है या उनको बहुत अधिक उन पर निगरानी रखी जा रही है। तो इस समाज में जो बढ़ती हुई विसंगति है, विडंबना है, ये इसी एक प्रकार से इसी एक जो हमारा समाज एक गलत दिशा में बढ़ रहा है, मनुष्य का एक तरह से अमानवीकरण करना, उसको डिह्यूमनाइज कर देना, उसको धीरे धीरे संवेदनहीन बना देना और वो रोबोट और मशीन में बदल जाए, ये एक प्रकार से कहानी उसी एक वस्तु स्थिति पर एक तरह से आपको वस्तु स्थिति को आधार बना करके लिखी गई है। आप सब दोस्तों ने 25 मिनट तक उससे जुड़े रहे और इसके लिए शुक्रिया एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आभार। और आशा करते हैं कहानी आप सबको पसंद आई होगी। जिनको अगर इसके बारे में कोई सवाल हो या इस कहानी की किसी पक्ष के बारे में उनको कोई एक प्रकार से उनके मन में कोई जिज्ञासा हो या उसकी कहानी की उनको आलोचना भी करनी हो तो उनका स्वागत है। और कोशिश करेंगे कि फिर अगली बार किसी नई कहानी के साथ आप सबसे मुलाकात हो और हम फिर से किसी कहानी से जुड़ें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।